नमस्कार। TYBS स्पेशल के विद्यार्थियों का इस व्याख्यान में हार्दिक स्वागत। पहले व्याख्यान में हम लोगों ने देखा सिलेबस के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में देखा। उसके बाद में हम लोग अब देखते हैं पिछले व्याख्यान में भाषा की परिभाषा, स्वरूप तथा भाषा की विशेषताएं, इन विधाओं को हम लोगों ने देखा। उसके बाद इसका इकाई नंबर का टॉपिक दूसरा जो है, इस दूसरे टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि दूसरे टॉपिक में हम लोगों ने देखा है कि भाषा के विविध रूप जो हैं। तो भाषा के विविध रूप कौन कौन से हैं? तो भाषा जो है, बोली और भाषा में क्या फर्क होता है? बोली अगर देखा जाए तो बोलचाल की भाषा होती है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। बोली केवल बोलचाल के रूप में काम में आती है, तो भाषा अपेक्षाकृत उसका कार्य बड़ा होता है। यहाँ भाषा के विविध रूप, ये जो टॉपिक जो है, इसमें बोली है, परिनिष्ठित भाषा है। परिनिष्ठित भाषा, प्रादेशिक भाषा, राज्य भाषा तथा राष्ट्रभाषा, इन विधाओं का हमें अध्ययन करना है। यहाँ बोली का अर्थ हम लोगों ने, बोली को विभाषा भी कहा जाता है। बोली का अर्थ बोलचाल की भाषा होती है। एक परिनिष्ठित या साहित्यिक भाषा के अंतर्गत अनेक बोलियां आती हैं या बोलियों का अंतर्भाव होता है। भाषा के स्थानीय भेद के आधार पर जो प्रयोजित भिन्नता अनिवार्य रूप से पाई जाती है, वही द्विभाषा या बोली निर्मिति का एक कारण माना जाता है। अर्थात बोलचाल में प्रयुक्त भाषा का रूप बोली कहलाता है। बोलचाल में प्रयुक्त भाषा का रूप जो होता है, बोली कहलाता है। बोली साहित्य रचना का माध्यम नहीं हो सकती है। बोली जो है साहित्य रचना का माध्यम नहीं हो सकती है। कुछ भाषा वैज्ञानिक के मतानुसार बोली और भाषा में अंतर होता है। कभी कभी ये भी होता है कि बोली भाषा बन जाती है। उसके पीछे ये अगला टॉपिक है कि इसके पीछे राजनीतिक कारण हो सकते हैं, धार्मिक कारण हो सकते हैं। ये कारण जो है, ये कारणों की चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले देखते हैं कि भोलानाथ तिवारी ये जो है भाषा विज्ञान के बड़े विद्वान जिन्हें माना जाता है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने, उन्हें बोली के 3 प्रकार बताए हुए हैं कि स्थानीय बोली, व्यक्ति बोली पहली, दूसरी स्थानीय बोली और तीसरी उपबोली। ये 3 भेद उन्होंने बोली के बताए हुए हैं। बोली जो होती है व्यक्ति बोली, अगर किसी एक व्यक्ति की भाषा को व्यक्ति बोली कहते हैं। किसी एक व्यक्ति की भाषा को व्यक्ति बोली कहते हैं। समाज का कोई व्यक्ति किस प्रकार बोलता है, उसकी विशेषता कौन कौन सी है, उससे व्यक्ति बोली कहते हैं। इसमें शब्द समूह, शैली, ये जो है इसका भी वर्णन आता है। शैली, उच्चारण के आधार पर ये औरों से व्यक्ति बोली अलग होती है, इसे अलग माना जाता है। ये अलग होती है, अलग माना जाता है। यह भाषा का लघु रूप होता है। यह जो होता है, ये भाषा का लघु रूप माना जाता है। कुछ विद्वान व्यक्ति की जन्म से मृत्यु तक चलने वाली तक बोली को व्यक्ति बोली कहते हैं। मतलब व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक की बोली को व्यक्ति बोली कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है स्थानीय बोली। स्थानीय बोली भाषा का यह भेद
भूगोल पर आधारित होता है। एक छोटे से क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। यह बहुत सी व्यक्ति बोलियों का सामूहिक रूप होता है। यह व्यक्ति, भाषा और बोली इन दोनों के बीच में होती है। मतलब व्यक्ति और भाषा इन दोनों के बीच की जो बोली होती है उसे स्थानीय बोली कहा जाता है। एक बोली के अंतर्गत अनेक उपबोलियां होती हैं। बनारसी स्थानीय बोली है, इसके अंतर्गत अनेक स्थानीय बोली है, उसके अंतर्गत अनेक उपबोलियां हो सकती हैं। अब उपबोली जो है तीसरा नंबर का टॉपिक, इस प्रकार जो है बोलियों के सामूहिक रूप को उपबोली है। मतलब बोलियों का सामूहिक रूप जो होता है उसे उपबोली कहते हैं। एक बोली के क्षेत्र में कई उपबोलियां हो सकती है। जैसे ब्रज भाषा के क्षेत्र में भुक्सा है, अंतर्वेदी है, डांगी है आदि बोलियां बोली जाती हैं। तो ये बोली और उपबोली, स्थानीय व्यक्ति बोली, स्थानीय बोली और उपबोली जो है ये यहाँ पर हम लोगों ने संक्षेप में देखा। इसके बाद में आता है कि साहित्यिक या परिनिष्ठित भाषा, साहित्यिक या परिनिष्ठित, इसके जिसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी कहते हैं। इंग्लिश में उसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। किसी भाषा की प्रयोग की दृष्टि से आदर्श रूप को परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है। समाज भाषा के इसी रूप को प्राप्त करने को परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है। परिनिष्ठित भाषा के अनेक नाम हैं, जैसे मानक भाषा, आदर्श भाषा, साधु भाषा आदि अन्य नामों से इसे जाना जाता है। ये जो परिनिष्ठित भाषा है एक विस्तृत भूभाग पर एक बड़े समुदाय के विचार विनिमय के लिए वहाँ की परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग किया जाता है। विशाल समुदाय जो होता है, विशाल समुदाय और उसके विचार विनिमय के लिए वहाँ की कोई परिनिष्ठित भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। व्यापक भूप्रदेश में फैली हुई व्याकरण के बंधन के कारण सर्वत्र परिनिष्ठित भाषा का रूप समान होता है। व्याकरण के नियम अगर हम लोग देखें तो व्याकरण के नियम कहीं भी जाओ उसके नियम समसमान होते हैं, समसमान कहा जाता है। ये जो परिनिष्ठित भाषा या साहित्यिक भाषा जो है इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? इसका उपयोग जो होता है शिक्षा, शासन, साहित्य निर्माण, समाचार पत्र, अदालत आदि के लिए वहाँ की परिनिष्ठित भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। परिनिष्ठित भाषा के अंतर्गत मराठी है, रूसी है, अंग्रेजी है आदि भाषाओं का समावेश हो सकता है। विस्तृत क्षेत्र के व्यापक होने के कारण ही परिनिष्ठित भाषा का रूप स्थिर हो जाता है। भाषा विषयक शुद्धि अशुद्धि का निर्धारण करते हुए परिनिष्ठित भाषा को ही यह माना जाता है। यह भाषा पूरे प्रदेश की भाषा, बोलियों तथा उपबोलियों को प्रभावित करती है। इसका शब्द भंडार विस्तृत होता है। यह उनकी जीवंतता की निशानी कहा जाता है, निशानी है। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो इस तरह से साहित्यिक भाषा ये जो है, साहित्यिक भाषा या आदर्श भाषा या परिनिष्ठित भाषा, इसके रूप रहा। हम लोगों ने इसके बारे में देखा। इसके बाद में आती है प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा जिसे इंग्लिश में रीजन लैंग्वेज कहते हैं। रीजन लैंग्वेज यहाँ मतलब प्रदेश की भाषा। प्रदेश की भाषा का शाब्दिक अर्थ है, प्रादेशिक भाषा का शाब्दिक अर्थ है प्रदेश की भाषा। कोई विशिष्ट भाषा जब विशिष्ट प्रदेश में जब प्रयुक्त की जाती है तब उसे प्रादेशिक भाषा कहा जाता है। वह भाषा समूचे प्रदेश में अधिकाधिक व्यक्तियों के लिए विचार विनिमय का साधन होती है। ये अधिक, जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी है, गुजरात में गुजराती है, ये
मध्य प्रदेश में हिंदी है। ये जो सारी भाषा है ये क्या है, विचार विनिमय के अधिकाधिक व्यक्तियों के लिए विचार विनिमय का साधन होता है। यह जो भाषा होती है यह पारस्परिक व्याकरणिकता का माध्यम रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रादेशिक भाषा मतलब महाराष्ट्र की मराठी है तो महाराष्ट्र में मराठी के नियम अलग होंगे, गुजरात में मराठी के नियम अलग होंगे, मध्य प्रदेश में उसके नियम अलग होंगे, ऐसा नहीं है। ये जो प्रादेशिक भाषा जो होती है, हर प्रांत की जो भाषा होती है, वो भाषा जो होती है उसके नियम सर्वत्र समसमान होते हैं। महाराष्ट्र की भाषा मराठी है तो उसके नियम समसमान होंगे। मध्य प्रदेश की भाषा अगर हिंदी है तो उसके नियम समसमान होंगे। इसे प्रादेशिक भाषा, जैसे महाराष्ट्र की मराठी, गुजरात की गुजराती, बंगाल की बंगला आदि प्रादेशिक भाषा के रूप है। इसे कुछ लोग राज्य भाषा या प्रांतीय भाषा भी कहते हैं। आप लोगों में कि ये जो भाषा है प्रादेशिक भाषा भी शिक्षा, शासन के कामकाज की भाषा है, शिक्षा में आता है, समाचार पत्रों की भाषा है, रेडियो की भाषा है, वहाँ की प्रादेशिक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। समाचार पत्र आप लोगों को लोकमत है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, महाराष्ट्र टाइम्स है, नवभारत है, ये जितने भी समाचार पत्र हैं, कई समाचार पत्र हिंदी में निकलते हैं, जैसे कि दैनिक भास्कर है वो वहाँ की प्रादेशिक भाषा में निकलता है। तो ये महाराष्ट्र में जो जितने भी दैनिक पत्र निकलते हैं वो वहाँ की प्रादेशिक भाषा में निकलते हैं। हर राज्य की अपनी अपनी प्रादेशिक भाषा होती है। तो यहाँ ये इसे राज्य भाषा या प्रांतीय भाषा भी कहा जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज जिसे या कार्यालयीन भाषा जिसे कहा जाता है। राजभाषा किसी देश या प्रदेश के राजकाल या शासन कार्य में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है, जिसका अर्थ यह है कि अपना कार्य हिंदी में ही करें। साथ ही विभिन्न प्रदेश शासन संबंधी आपसी पत्र व्यवहार या केंद्र के साथ पत्र व्यवहार हिंदी के माध्यम से ही करें। मतलब हमारी राजभाषा जो है वो अगर देखा जाए तो हिंदी होनी चाहिए। केंद्रीय सेवाओं के लिए प्रयुक्त भाषा राजभाषा कहलाती है। भारत के विभिन्न प्रांतों में प्रांत जो होते हैं जैसे पुलिस, अदालत, स्कूल कॉलेज में वहाँ की प्रांतीय भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। कॉलेज आदि के लिए वहाँ की प्रांतीय भाषा का प्रयोग होता है। लेकिन रेल, डाक, रेडियो, दूरदर्शन, तार विभाग आदि के लिए राजभाषा का ही प्रयोग है। जैसे कि मैंने बताया कि जो पत्र जो होते हैं, दैनिक पत्र जो होते हैं वो दैनिक भास्कर है, नई दुनिया है, तरुण भारत है, ये हिंदी, ये लोकमत है। ये लोकमत कैसे है? ये लोकमत समाचार ये जो है, या लोकमत टाइम्स जो है, लोकमत टाइम्स यह अंग्रेजी भाषा में छपता है और लोकमत समाचार ये हिंदी में छपता है। तो इस तरह की रेल, डाक, रेडियो, दूरदर्शन ये जो है वहाँ यह तार विभाग आदि के लिए राजभाषा का ही प्रयोग होता है और होना चाहिए। अब सवाल अगला पॉइंट है कि राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा जो है, राष्ट्रभाषा जिसे नेशनल लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। नेशनल लैंग्वेज मतलब राष्ट्रभाषा का सीधा अर्थ है राष्ट्र की भाषा, बराबर। इसका अर्थ या इसका विचार विनिमय करते समय राष्ट्र में प्रयुक्त सभी भाषा में राष्ट्रभाषा सम्मान पा सकती है। हाँ, सभी भाषा प्रयुक्त जो भाषा है, भाषा में राष्ट्रभाषा का सम्मान पा सकती है और वह ठीक भी है। लेकिन इस शब्द का अर्थ है कि एक विशिष्ट परिक्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। जो भाषा
समूचे राष्ट्र में अधिकाधिक व्यक्तियों के लिए विचार विनिमय एवं पारस्परिक व्यवहारिकता का माध्यम हो, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। ये राष्ट्रभाषा की परिभाषा है। आप लोगों को मालूम है, महात्मा गांधी जी ने भी कहा हुआ है कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, राष्ट्रभाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये जिक्र जो है राष्ट्रभाषा, ये जो है इस देश की राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है। ये इस प्रकार जनता के स्तर पर स्थिर संपर्क भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। जब जनता के संपर्क की जो भाषा होती है उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। राष्ट्रभाषा का प्रयोग मतलब देश में ही नहीं, देश के बाहर भी किया जाता है। राष्ट्रभाषा हमारे देश की अस्मिता होती है, यही कहा जाता है। राष्ट्रभाषा शासन की दृष्टि से एक राष्ट्र में कई राज्य या विभाग हो सकते हैं। उन विभिन्न विभागों की अलग अलग भाषाएं होती है, परंतु जिन भाषा के माध्यम से या भाषा के लोग एक लोग दूसरे भाग या विभाग के लोगों से व्यवहार करते हैं, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। ये जो है एक विभाग के लोग दूसरे विभाग के लोगों से जो कोई व्यवहार करते हैं, वो वाणिज्य से संबंधित हो या अन्य किसी बात से संबंधित हो, वह राष्ट्रभाषा में ही करते हैं। भारतवर्ष में लगभग 18 विभाग हैं और 15 प्रमुख भाषाएं प्रचलित हैं। विभिन्न विभागों के लोग परस्पर विचार विनिमय के लिए हिंदी का आदर्श आचरण ग्रहण करते हैं। अतः हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है। रूस में इसी प्रकार शासकीय केंद्र है और विविध भाषाएं हैं, परंतु अंतर्गत व्यवहार और विचार विनिमय के लिए रूसी भाषा का वो लोग प्रयोग करते हैं। प्रयोग होने के कारण उसकी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्र की अन्य भाषा को राज्य भाषा अथवा प्रांतीय भाषा कहा जाता है। राष्ट्रभाषा का प्रयोग हम राष्ट्र के बाहर मतलब एक देश से दूसरे देश के साथ व्यवहार करते समय भी राष्ट्रभाषा का प्रयोग कर सकते हैं, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। देश के लिए ये गौरवशाली बात होती है कि हर देश की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। इसलिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ पत्र व्यवहार करते हुए या केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ पत्र व्यवहार करते हुए उन्होंने अपनी राष्ट्रभाषा में ही प्रयोग करना चाहिए। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। यहाँ इस तरह उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं और राष्ट्रभाषा यह हमारे देश का प्रतीक है। हमारे देश की 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण होती है: राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय स्लोगन, घोष वाक्य। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है और हर भारतीय को उसका स्वाभिमान होना चाहिए। इसके बाद में हम देखते हैं कि बोली और परिनिष्ठित भाषा में क्या अंतर होता है। तो बोली जो होती है, बोली केवल बोलचाल की भाषा होती है और बोली और साहित्यिक भाषा, परिनिष्ठित भाषा जो है, भाषा विचार विनिमय का साधन होकर बोली बोलचाल की भाषा होती है। भाषा, शुद्ध भाषा, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम देखें तो बोली और भाषा में अंतर होता है। भाषा अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, किंतु बोली का क्षेत्र भाषा की तुलना में छोटा होता है। जैसे हिंदी का क्षेत्र बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा तक फैला है, जबकि ब्रज या अवधी बोली हिंदी की तुलना में अत्यंत सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। ये बोली और परिनिष्ठित भाषा में अंतर है। यहाँ तीसरी इसकी विशेषता है कि किसी भी भाषा के क्षेत्र में उस भाषा की कई उपबोलियां होती हैं, किंतु किसी एक बोली के अंतर्गत एक या अधिक भाषाएं नहीं होती हैं। मराठी की बोली कोंकणी है, अहिरानी है। मराठी भाषा कोंकण में समाहित नहीं है। उसी प्रकार हिंदी और उसकी किसी बोली ब्रज की अवधी, भोजपुरी आदि है। किसी एक भाषा की बोलियों की बोलने वाला दूसरी बोली भाषा समझ लेते हैं। जैसे हिंदी बोलने
बोली बोलने वाला ब्रज बोलने वाले को समझ लेता है। एक बोली बोलने वाला दूसरे बोली बोलने वाले को समझ लेता है, किंतु एक भाषा के बोलने वाला प्रायः दूसरी भाषा के बोलने वाले को समझ नहीं सकता है। हिंदी भाषा भाषित मराठी भाषा भाषी या पंजाबी भाषा भाषित पंजाबी भाषा बंगाली भाषा भाषी को नहीं समझ सकता है। ये इसके पीछे का एक कारण है। भाषा जो होती है, भाषा कुछ अपवादों को छोड़कर शिक्षा, शासन, साहित्य, विचार विनिमय के काम में आती है। उसे परिनिष्ठित भाषा, आदर्श भाषा कहा जाता है। परिनिष्ठित भाषा पूरे प्रदेश की भाषाओं और बोलियों को प्रभावित करती है। बोली प्रायः इस काम में नहीं आती है। मराठी की बोली जो है अहिरानी है। अहिरानी यह शिक्षा, शासन के काम में नहीं आती है, केवल बोलचाल में ही इसका प्रयोग किया जाता है। बोली में साहित्य होता है, लेकिन बोली का साहित्य लोक साहित्य होता है। जैसे पवाड़ा होता है, शादी के गीत होते हैं, वो बोली में होते हैं। इसलिए बोली में साहित्य रचना नहीं होती है, जबकि बोली में केवल लोक साहित्य होता है। यहाँ इस तरह से हम लोगों ने देखा कि बोली और परिनिष्ठित भाषा में अंतर क्या होता है। इसके बाद में राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर होता है, इसके पहले हम देख सकते हैं कि बोली भी कभी कभी भाषा बन सकती है। उसके पीछे के जो धार्मिक कारण हैं, जैसे धार्मिक कारण, कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा की बोली ब्रज थी, अब ब्रज अब ये भाषा बन गई है। ये भी इसके पीछे का कारण है। राम की जन्मभूमि अयोध्या थी, अवधी भाषा, अवधी बोली वहाँ बोली जाती थी, वो भी अब भाषा बन गई है। ये इसके पीछे में कभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्य काम करते हैं। ये इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि बोली भी कभी कभी भाषा बन जाती है। अब राष्ट्रभाषा और राजभाषा का परस्पर अंतर एवं संबंध, ये जो है ये संबंध कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या भेद हो सकता है। प्रायः कुछ लोग राजभाषा और राष्ट्रभाषा को एक ही समझते हैं। दोनों में अंतर है। दोनों में राजभाषा और राष्ट्रभाषा एक नहीं है, दोनों में अंतर है। राष्ट्रभाषा राष्ट्र की भाषा होती है, तो राजभाषा केंद्र तथा राज्य